अस्सलाम वालेकुम शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा सदारती रेफरेंस को के कलअदम करार दिया जा चुका है, लेकिन मामला एक मरतबा फिर उठा है और वो रिव्यू पिटीशंस की वजह से कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और मिसेस सरीना ईसा, उनकी रिव्यू पिटीशन से हम देखते हैं कि जैसे जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था मामला, तो उस वक्त भी बेंचेस की तश्कील के हवाले से एतराज़ात आए थे। उसमें पहले जब बेंच बना उसमें 2 जज साहिबान पर एतराज़ हुए थे, फिर उसके बाद फुल कोर्ट तश्कील पाया। अब फुल कोर्ट ने जब अपना फ़ैसला दे दिया है, उसके बाद फिर 7 और 3 की जो तकसीम थी, उस तकसीम के हवाले से जब रिव्यू पिटीशंस आई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले 7 मेंबर बेंच बनाया। अब वो बेंच सिमट कर एक मरतबा फिर 6 रुकनी बेंच हो गया है। तो आज जो है वो इस के रिव्यू जो है वो 6 रुकनी बेंच सुने या जो है बड़ा बेंच यानी कि फुल कोर्ट यानी 10 जजेस जिन्होंने फ़ैसला दिया था वो भी सुने। तो इस हवाले से भी हाल ही में कल जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की भी एक जजमेंट आई है GIDC केस के अंदर, जिसमें उन्होंने बड़ी खुलकर बेंचेस की तश्कील के हवाले से भी लिखा है। और आज की जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिव्यू दरख्वास्तों की ये बेंच की तश्कील से मुतालिक ही समाअत जो है वो अदालत की तरफ से कहा गया कि हुई है, लेकिन ये मामला एक हफ़्ते के लिए एडजर्न कर दिया गया। आज की ट्यूसडे का परसों के लिए सॉरी, थैंक यू नासिर साहब, जो मामला है वो परसों के लिए मुलतवी कर दिया गया है और उसकी वजह लतीफ़ आफरीदी साहब की तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त थी। तो आज जो है अदालत के अंदर सुना है कि काफ़ी गर्मा गर्म माहौल था। उसी गर्मा गर्म माहौल की सूरत हाल लेकर हाजिर हैं। तो नासिर साहब, आप बताएंगे कि आज अदालत जो है, वैसे तो आप कह रहे हैं कि आप बड़े मायूस हैं, वो मायूसी की आपकी बात में सुनेंगे, लेकिन आज अदालत का माहौल क्या था? चार्ज माहौल थी, कोविड के बायस खपशप थी, क्या हुआ? देखें, जहाँ तक कोविड की आप बात करें, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक इशू भी किया था नोटिफिकेशन के डिस्टेंस के साथ बैठेंगे, लेकिन रश तो था। लेकिन ये है कि सीटें उन्होंने अरेंज इस तरह की थी कि लोग एक साथ ना बैठें, एक छोड़ के निश्चित छोड़ के। लेकिन बात दरअसल है कि आज मिसेस सरीना ईसा आई अपनी बेटी के साथ, और आते ही जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो 6 मेंबर बेंच को लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे, उन्होंने उनको वेलकम भी किया और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि ये बैरिस्टर हैं। और मैं अगर करेक्ट रिकॉल सही कर पा रहा हूँ, अगर हो सकता है आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, शायद उनका नाम सहर जरीना ईसा है। तो बहरहाल वो अपनी वालदा की असिस्टेंस भी कर रही थी। एनी हाउ, आज सरीना ईसा साहिबा ने जब आर्गूमेंट शुरू की तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि हमने बेसिकली काउंसिल्स को सुनने के लिए कहा था। तो मुनीर मलिक साहब भी हैं, तो अब बेहतर ये है कि आपको हम आखिर में सुन लेते हैं। पहले हम जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो मेन पटिशनर है उनको पहले सुन लेते हैं, लेकिन मुनीर मलिक साहब ने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप सुनना चाहें तो सुने। तो इस पर मिसेस सरीना ईसा साहब ने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि मुझे एक तो मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है। मैं पार्टी नहीं थी, लेकिन जो जजमेंट्स आई हैं उसमें मेरा नाम बारहा हर जज साहब ने 81 टाइम्स हर जज ने डिफरेंट टाइम्स मिल गया है। हाँ, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब की जो मेन जजमेंट है जो उन्होंने ऑथर की है उसमें 81 टाइम्स है। 81 टाइम्स। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे वो 3 जजेस भी सुने जो आपने एक्सक्लूड किए हुए हैं। और उन्होंने कौन जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं और मकबूल बाकिर तो सीनियर है। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस याया अफरीदी भी सुने। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, रूल 8 स्पेशली जो है वो ये कहता है कि जो रिव्यू पिटीशन है वो वही बेंच सुनेगा जो कल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने GIDC के वाले में भी कहा है। और ये बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में लिखा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये प्लेन इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट इसको फॉलो क्यों नहीं कर रही। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये रजिस्ट्रार वेस्ट ऑफ टाइम फॉर, मैं वो भी एक्सप्लेन करने लगा था। उन्होंने कहा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है कि एक रजिस्ट्रार ने कोई गलती कर दी है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए था खुद, बजाय इसके कि ये इस सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सामने आया कि जी किसको एक्सक्लूड करना है और किसको इंक्लूड करना है। तो ये दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम।
और फिर दूसरा ये कि वो आपको मालूम है कि मिसेस रीना जो है वो सेंटिमेंटल हो जाती हैं, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी उनको एक दो दफ़ा कहा कि आप सेंटिमेंटल हो रही हैं, तो आप ज़रा मतलब कंपोज होके आर्गूमेंट करें। इसलिए हमने कहा था कि आप वकीलों को मौका दें, वो कौंसिल जो है वो आर्गू करें, क्योंकि वो ज़ाहिर है रूल के मुताबिक बात करते हैं। एनी हाउ मिसेस सरीना ने एक दो बात की जो मैं समझता हूँ कि उनको ये कहना नहीं चाहिए था, कि ऑफेंसिव लगी आपको वो? मुझे ऑफेंसिव लगी, जो जिससे मायूस वो बताने लगा, मायूस मैं थोड़ा सा। उन्हें चीफ जस्टिस को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब इसमें पार्टी हैं, क्योंकि वो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे, और अब चूँकि वो चीफ जस्टिस हैं, तो अब वो जब, क्योंकि आपको याद है रेफरेंस आया था, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस है ना, तो लेकिन चूँकि अब वो चीफ जस्टिस हैं, तो ही इज़ द हेड ऑफ़ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो वो हेड है। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि देखें, आप जो हैं इदारों की जो रिस्पेक्ट है उसका ख्याल रखें, आप क्यों चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व कर रही हैं और इंस्टीट्यूशन को क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं। लेकिन बेसिकली वो उनका बार बार यही कहना था कि मेरा जो है मैंने जो चैलेंज किया हुआ है, मैं पार्टी नहीं हूँ। मतलब उनके कहने का मकसद ये था कि जनाब बेंच का बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को है, चीफ जस्टिस पार्टी है, तो ये वो ना बनाए तो फिर बेंच कौन बनाए? हसनाद साहब, फिर कौन बेंच बनाए? जी बिल्कुल कयूम साहब, ये बड़ी अफसोसनाक जो सूरत हाल आज सामने आई, बल्कि आ रही है रिव्यू। अफसोसनाक कौन सी वाली? देखिए, हमने मतलब पहली दफ़ा ये देखा है कि जजेस के साथ ना ऐसा लग रहा है कि मतलब दो ग्रुप्स में जजेस, एक मिनॉरिटी ग्रुप है और एक मेजॉरिटी ग्रुप है। एक का व्यू थोड़ा है और उनका जो रिफ्ट है वो इख्तलाफ तो हुस्न होता है, लेकिन ये इख्तलाफ को मुझे लगता है जो मतलब वो इख्तलाफ तो नहीं है वो सजाद अली शाह वाला, लेकिन बड़ा ही मसला है। पहले तो ये जजमेंट जब अनाउंस हुई, मेजॉरिटी जजमेंट डिटेल, क्यों नहीं आपने वेट किया मिनॉरिटी व्यू का? आपने इतनी जल्दी क्यों कर दी जुमे को उस दिन? उससे मसला हुआ। फिर मिनॉरिटी व्यू का ये था कि जी मतलब आपने मतलब उसके बाद जब ये बेंच बनता, बेंच आप फुल कोर्ट बना देते, नहीं बना, तो मेरा ख्याल है काजी फाइज़ा साहब को ज़्यादा या उनकी फैमिली को ज़्यादा जज्बाती, इसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है नाइंसाफ़ जो भी मामला, लेकिन ये कोई जज की या उनकी उस डिग्निटी के, मेरा ख्याल है डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, और ये चीज़ें बाहर के जो वकील हैं उनको करनी चाहिए, न कि जो कल को चीफ जस्टिस अगर वो सर्वाइव करते हैं जस्टिस काजी फैसला, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेंगे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये चीफ जस्टिस के, देखिए हम इस इदारे के मतलब ये बात करते हैं, चीफ जस्टिस एक इदारे के सरबराह हैं। आप जब बार बार उनको कहेंगे कि जी वो पार्शल नहीं है, मतलब न्यूट्रल नहीं है, ये बातें अगर बाहर करेंगी और जजेस की तरफ से एक दूसरे के साथ जब इल्ज़ाम तराशी होंगी, तो वो मेरा ख्याल है कोई अच्छी बात नहीं है। और आज किसी ने भी, मैंने देखा है बहुत से वकला से बात हुई, सहाफ़ियों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो पोस्चर है मादरत के साथ जो जस्टिस काजी फैसला साहब का जो जजेस के हवाले से जो है, वो पोस्चर जो है वो कोई उनको नहीं करना चाहिए। उनको अपना मामला जो है, अगर अभी थोड़ा उनके पास बहुत कार्ड है, उनको वेट करना चाहिए। उनका केस लीगल प्लेन पे बहुत स्ट्रांग है, इतना आसान नहीं है उनको साथ इस तरह चीज़ें करना। और अब लग ये रहा है कयूम साहब कि ये जो जंग थी, जो मतलब वो कह रहे हैं कि अपने केस पे फोकस करें, इररिलेवेंट इश्यूज के ऐसे लग रहा था कि ये जो मामला था, जो लड़ाई थी या टकराव था जो दो इंस्टीट्यूशन का, यानी अब एस्टेब्लिशमेंट, और अब ऐसा लग रहा है कि इंटरनल ये लड़ाई घर को, कहते हैं चिराग को लग गई, मतलब क्या कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है कि इंटरनल जो मामला चल रहे हैं। फिर जो कल वो नोट जिस तरीके से आया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि सीनियर जजेस जो हैं, ख़ासकर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, हम उनको पहले दिन से हमें ये था कि वो जस्टिस रमदे की तरह, यानी जिस तरह उन्होंने, देखिए मुझे पता है कि जस्टिस रमदे का इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ बहुत क्लैश था, बहुत ज़्यादा उनके, लेकिन जब मामला आया इंस्टीट्यूशन का, तो वो उन्होंने किस तरीके से उनको मतलब इस पूरे इंस्टीट्यूशन को बचाया। और एक ऐसे आज उन्होंने बात की कि हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी सिक्योर किया, कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को क्वैश किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अकाउंटेबिलिटी का भी किया। लेकिन कुछ ऐसे उन्होंने चीज़ें कर दी कि सीधी बात है कि आप ये ना देखें, आप समझते हैं कि ऐसा हुआ है वैसे, और देखें इसमें आप कुछ चीज़ें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आप ये जजमेंट अगर उसको पढ़ें तो लगता है कि आपने अदलिया की गर्दन उठा के एग्जीक्यूटिव के हाथ के अंदर पकड़ा दी है। मेरा ख्याल है कि वो ये कम अज़ कम काजी साहब को आप कहें ना कि रहती नंबर, तो जैसे कहते हैं ना कि एक रहती नंबर दे दो, या जो भी, तो किसी तरह भी ना उनको कोई मौका, कोई
एक लाइन की भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको उनका डिफेंस भी सारा तबाह हो गया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने करना था। ये एक बहुत बड़ा मतलब हुआ। फिर आप खुद मानते हैं कि ये इनमें करप्शन का एलिमेंट, बेईमान नहीं है, ऑनेस्ट हैं, इन्होंने तो प्लाट भी नहीं लिए और भी मामलात हैं। तो फिर ये भी, और फिर दूसरी कुछ चीज़ें देखें जो हिस्ट्री में जज करनी है। इनका तलक है बलूचिस्तान से, आपको पता है एक जज हैं, अभी जो 6 जजेस बैठे हैं, अब ज़्यादा बातें इतनी नहीं करनी चाहिए लेकिन करनी पड़ती हैं। इनमें 4 पंजाबी हैं। जब हिस्ट्री होगी, अब देखें हम यही बातें खोसा साहब, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और साकिब निसार करते, उन्होंने कहा जी हमने किया, हमने इंसाफ किया, हमने बिल्कुल। लेकिन अब लोग उनको कैसे देख रहे हैं, उनके हालात देखें। तो इस चीज़ों से सबक सीखना चाहिए और जो पॉलिटिकल हालात हैं मुल्क के उनको भी देखना चाहिए। अब देखें, अब इसमें अर्जेंसी भी देखें ना, अब और बहुत से केसेस हैं, वो आपकी बात ठीक है, इतनी अर्जेंसी और ये देखें, ये सारी परसेप्शन होती हैं। फिर बेंच में आप देखें, अगर मुझे ये है, मैं बीइंग ए पंजाबी, मुझे ये भी होता है, कल कोई वकील जो है वो किसी और सूबे से ये ना करे कि जी पंजाबी जजेस और ये 3-4 थे और इन्होंने ये कर दिया। ये कम से कम आप इसको बड़ी उस पे मैं ये चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन पे कोई ऐसी दाग आगे हिस्ट्री में ना आए। बाकी जो काजी फैसल साहब का जो जजेस पे अटैक है, मेरा ख्याल है वो भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। अच्छा, जजेस पे अटैक बिल्कुल मुनासिब नहीं। आपको कैसे लगा कि ये जजेस के ऊपर अटैक हुआ? देखिए, उन्होंने ये एक लीगल क्वेश्चन है। मेरे सवाल तो सुन लो, ये एक लीगल हो रही है ना, बहस हो रही है, लीगल सवाल है। अच्छा, जहाँ पे ये सवाल उठा है कि रिव्यू छोटा बेंच भी सुन सकता है, तो वहीं पे वो भी एक लीगल क्वेश्चन ही उठा रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बतौर सीनियर प्यूने जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मौजूदा चीफ जस्टिस मेंबर थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके अंदर पार्टी थी। तो अब एक मामला जो कि उससे मतलब, एक मिनट बाद सवाल कर ले, जवाब आप बिल्कुल दीजिएगा। वो भी एक कानूनी सवाल है, उसके ऊपर ख़ानदान, हबियार, फैमिली, ये जब आमने सामने बैठे हैं, एक लिटिगेंट है, एक एडजुडिकेटर है, तो फिर इस तरह की बात क्यों? तो लीगल क्वेश्चंस हैं, लीगल क्वेश्चन का जवाब बार बार बात ये करना ना कि ये मामलात करना। और आपको पता है, मतलब ये आप जो और भी आपने कहा कि जी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस तरह एक्ट कर रही थी, ये सारी चीज़ें कर रही थी। मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फाइसा और उनकी फैमिली की तरफ से इस तरह की बातें, क्योंकि अगर उन्होंने भी नहीं आनी चाहिए बाहर या वकला। जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने एक बात आज क्लियर भी की है। उन्होंने कहा है कि आप चीफ जस्टिस को, जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने, हाँ, उन्होंने कहा कि आप जो है, सॉरी यार मैं इसको बंद कर दूं, हाँ कोई बात नहीं, सुन भी लें, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज ये क्लियर भी किया कि आप चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व इसमें मत करें। हम आपको इसलिए सुन रहे हैं कि यू आर पार्ट ऑफ ए फैमिली एंड यू आर इंजर्ड, और सेकेंडली डोंट स्टेप आउटसाइड योर लिमिट्स। उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस हम ये जो बेंच बैठा है ना, ये रिव्यू पिटिशन सुनने के लिए नहीं बैठा, ये डिसाइड करने के लिए बैठा है कि इसको 10 मेंबर बेंच के सामने जाना है या यही बेंच सुनेगा। तो चीफ जस्टिस 2 या 3 मेंबर का भी बेंच बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यही बेंच डिसाइड कर ले। तो नहीं, वो क्योंकि रिव्यू में ही सीएमए एक आई है, तो वो मेरे ख्याल में वही इसीलिए सुन रहे हैं। उन्होंने क्लियर किया कि आप जो है ये ना कहें। और सेकेंडली यही बात रशीद रिजवी साहब ने भी आज कहा था कि 1923 में जो मैक्सिम आया था ना कि जस्टिस शुड बी सीन टू बी, मतलब वो था नॉट टू बी सीन बट सीम टू बी डन, मतलब सीम टू बी, यानी कि जस्टिस हो रहा है, इंसाफ हो ही नहीं बल्कि होता हुआ नजर भी है, होता हुआ नजर भी है। ये उन्होंने कहा था कि लोगों का परसेप्शन है और बार काउंसिल इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगी। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, उस पर एक बात कही, उन्होंने कहा कि आप जो है सीनियर मेंबर ऑफ द बार हैं और आप एक एल्डर मेंबर ऑफ द बार हैं। आपके मुंह से ये बात निकलना ये बहुत अफसोसनाक है। दिस इज़ अ सैड डे फॉर अस। आपका काम बार को ये समझाना है कि जो हम लॉ में कहेंगे कि ये लॉ है, वो आप बार को बताएं कि कोर्ट का ये फैसला है कि दिस हैज़ बिकम अ लॉ। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि परसेप्शन और इस बात पे, तो ये अफसोसनाक है। क्या काजी अमीन साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि जो अदालतें हैं वो फैसले कानून और आइन के मुताबिक करती हैं, ना कि पब्लिक परसेप्शन पे। खैर, रशीद रिजवी साहब ने बात गलत नहीं की। मैं ये कह रहा था कि मेरा सिर्फ ये एतराज़ है कि जस्टिस काजी फाइसा
या आगे उनकी आप फैमिली को। कितनी दफा आप उसको रिपीट करेंगे, वो आगे आपका जवाब, अब आगे बढ़ें, बाकी ये है कि अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाएं आप। देखिए बार की तरफ से जो बात आ रही है ना, बार जो इन्होंने कन्वे किया है ना पब्लिक परसेप्शन का, वो बिल्कुल 100% यही है कि पब्लिक परसेप्शन का जो मामला है वो यही है कि आप जो फैसले आए हैं उनमें इतना तादाद है, मतलब मिनॉरिटी और मेजॉरिटी में, और मतलब इसमें वैसे आपके ख्याल के अंदर इस जजमेंट के अंदर जो 7 और 3 का है, आपका दिल कहाँ ठुकता है कि कौन से जजेस का फैसला ठीक है, देखें 3 का या 7 का? देखें बात यह है कि हर एक की अपना फीचर है इसमें, जो अगर हट के जस्टिस काजी फैसला से हट के देखा जाए तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ कदम तो बढ़ा है कि अगर जजेस के बच्चे बीवी के जो प्रॉपर्टीज अनएक्सप्लेन जब होंगी तो वो स्टिग्मा है, ये वो, अगर काजी साहब को हटा के आप देखें तो पूरे, अगर ये प्रिंसिपल तो सब पे लागू होगा ना, तो इसको तो वेलकम। लेकिन जो मामला है जिस तरीके से जो इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करना था वो इस मेजॉरिटी जजमेंट से नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि भाई मतलब वो कि वहाँ जो है किसी न किसी जगह जहाँ आपने अपने कुलीग को कोई थोड़े बहुत रहती नंबर देना था, आपने कहीं और रहती नंबर दे दिए, उधर नहीं दिए आपने, बल्कि केयरफुली प्राइम मिनिस्टर का जिक्र तक नहीं किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का एक जगह जिक्र है, आपने प्रेसिडेंट का किया, प्राइम मिनिस्टर को भी कहीं कल कोई उन पे भी कोई बात ना है, आपने उनको भी बचाया जुडिशियल रिस्ट्रेंट, बल्कि मे भी ये अच्छी भी हो, लेकिन अपने भाई के हवाले से आपने जो पैराग्राफ लिखा, मेरा ख्याल है ये जुडिशियल, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट का कि जी जजेस को प्रॉपर्टी होना स्टिग्मा कैसे हो गया, ये भी तो बताएं। देखिए वो स्टिग्मा अनएक्सप्लेन प्रॉपर्टी का जो मामला है वो है अनएक्सप्लेन, तो तब होगी ना जब वो लेकिन सारे मामला, वो उससे पहले आप कैसे उसमें ये है ना कि यूम साहब, बात ये है कि ये काम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का था कि वो कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ मेंशन करती। अब ये बात ये है कि जब से ये कोड ऑफ जजमेंट आई है उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट में क्या ये चीज़ ऐड हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि नए जजेस से भी पूछा जाएगा, या वो नहीं हुई तो फिर ये परसेप्शन जाएगी कि क्या ये जो पैराग्राफ लिखा गया है अनएक्सप्लेन, ये सिर्फ एक जज को टारगेट करने के लिए किया गया। नासिर साहब इसका फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इसका फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है या फिर FBR का के जो है उन्होंने डिसीजन करना है। लेकिन इस पर एक बात है कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस की बात की थी कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए जजेस की, तो मिसेस सरीना ने एक बात की, उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी का से क्या मुराद है आपकी, जो FBR है वो तो मुझे नोटिस दे रहा है, मेरे बच्चों को नोटिस दे रहा है, और उन्होंने तो जज साहब को नहीं नोटिस दिया, तो ये हिम का लफ्ज़ आप हटा दें, अकाउंटेबिलिटी हिम का नहीं। फिर उन्होंने यही कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि जो है अकाउंटेबिलिटी जब अगर होनी है तो फिर प्रॉपर तरीके से हो और प्रोसीजर, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का यही। आपको कहीं कोई तासुर मिलता है कि जस्टिस काजी फैसला अकाउंटेबिलिटी से घबरा रहे हैं या मिसेस सरीना ईसा अकाउंटेबिलिटी से घबरा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? देखें मैं किसी का तो नहीं ये कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि यूम साहब वो ये है कि अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज ज्यादा आ रही हैं, उनके पास डिफेंस अभी भी सॉलिड है, और उनका लीगली केस बड़ा स्ट्रांग है मेरा ख्याल है कि, और जो चीज़ें इतना आसान भी नहीं है किसी के लिए ये मामलात करना, कुछ चीज़ें हमें भी यही हम जो बार बार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को आप ऑलरेडी पहले ही ना करें, तो मसला ये है कि वो मामला फिर भी उधर ही जाना है ना, एक्चुअली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हेड तो इस वक्त वो कर रहे हैं, तो ये भी कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। कि आप जो है ना लीगल प्लेन पे केस लड़ें, आप लोगों को पॉइंट आउट ना करें, आपने उंगलियां जो उठानी शुरू कर दी हैं, इससे आपका केस मतलब मैं ये नहीं कहता कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं जा रहा। आप लीगल प्लेन पे अपने वकील के ज़रिए केस आर्गू करें, और अच्छा तो ये जब लिमिट्स वाला मामला हुआ आखिर में फिर कैसे अदालती कार्रवाई आगे बढ़ी, कैसे फिर मुलतवी क्यों हो गई परसों तक के लिए? सरीना मिसेस सरीना उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा किया, वो ठीक है, उनका मतलब बड़ा अच्छा था, जेस्चर था, और बड़े तरीके से कंपोज मैनर में उन्होंने किया, लेकिन कभी कभी वो सेंटिमेंटल हो जाती थी, जो कोर्ट ने नोट भी किया। लेकिन बेसिकली तो नासिर एक बंदा पार्टी ना हो, उसके खिलाफ जजमेंट आ जाए और फिर वो कहे कि सुन लो, 10 बंदे सुन लो, वो भी ना सुने जाए, तो थोड़ा बंदा जज्बाती तो हो ही जाता है। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा। लेकिन उनका बार बार ये था कि मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है कि अगर वो 3 मेंबर बेंच जो 3 जजेस हैं नहीं सुनते, तो ये मेरा राइट है, क्योंकि मैं पार्टी इस केस में नहीं हूँ, और लेकिन मेरा जिक्र इस केस में आ गया है, और FBR भी मुझे नोटिस दे रहा है, और मैं उससे वो फाइट भी कर रही हूँ, तो बेहतर है कि आप भी मुझे सुने, और ये लार्जर तो फिर कैसे कंक्लूड कैसे होगी? वो तो वो जो जब उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स,
तो वो नहीं, उस पे फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने उन्होंने बाकायदा कहा कि आई एक्सक्यूज़, और बाकायदा उन्होंने लेकिन उसके बाद फिर मुनीर मलिक साहब आ गए, और मुनीर मलिक साहब जब आए तो सबसे पहले वो जस्टिस काजी अमीन साहब ने उनसे पूछा कि आपने वो जो लेटर लिखा है, तो उसमें तो जो लेटर आपने डायरेक्शन दी और कहा है कि लेटर कौन सा? उन्होंने एक लेटर लिख दिया है जस्टिस काजी फाइज़ा ने? काजी फाइज़ा साहब की तरफ से एक लेटर लिखा है रजिस्ट्रार को। हाँ। मिसेस सरीना ने भी शायद लिखा है, लिखा है ना, उन्होंने फिर अपॉलॉजी की कि भाई उसकी लैंग्वेज पे एतराज़ था कि भाई वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो ऐसा लग गया कि कोई डायरेक्शन दी गई है रजिस्ट्रार को कि तो वो उस पर उन्होंने कहा जी एक मिनट ज़रा रुके मुनीर मलिक साहब, तो फिर उन्होंने कहा जी कि मैं माजरत खाऊँ अगर आपको उस चीज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं थी तो मैं माजरत खाऊँ। तो फिर उसके बाद ये मामला नहीं आया। जी बिल्कुल। अच्छा, ये मामला फिर उसके बाद तो अभी क्या होना है? अब नेक्स्ट जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के ऊपर ही अदालत सुनेगी। ये असल में परसों तक आर्गूमेंट परसों तक एडजर्न इसलिए हुआ है कि लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा कि मैं, चूँकि आपको मालूम है उनको भी ये कोविड का पेंडेमिक का, उन्हें डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि आप बेड रेस्ट करें 15 दिन, लेकिन वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एहसास है कि आप इस बीमारी में भी मतलब। तो वो हामिद खान साहब नहीं है सुप्रीम कोर्ट बार के वकील? नहीं, हामिद खान भी हैं। अच्छा। लेकिन ये प्रेसिडेंट हैं, तो ये उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ बात करना चाहता हूँ। तो लेकिन ये कि मैं तैयार, असल में हुआ ये कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जब मुनीर मलिक साहब ने बहुत सारे केसेस के दिए ना, जैसे बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइटेशन दी उन्होंने, भुट्टो साहब की साइटेशन दी, और भी बहुत सारे केसेस, हाजी सैफुल्लाह था, उसके अलावा मलिक असदुल अली था, एनआरओ का, और भी बहुत सारे साइटेशन दी। ठीक है, तो जस्टिस का जिक्र नहीं है, उसमें 5 रुकनी बेंच था जिस तरह उन्होंने कहा था, वो 5-3-5 हुआ था ना। वो भी जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने कहा जरा एक मिनट ठहरे, आप ये बताएं कि ये जो साइट किया आपने जितने भी जज, इनके डिसीजंस क्या यूनानिमस थी, सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किसी में डिसेंटिंग? जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ही केस को बनाया कि 4-3 की जो डिवीजन थी और रिव्यू जो है 7 के 7 जजेस ने सुना था। उस पे उन्होंने कहा कि इधर इंक्लूजन ऑफ जजेस है 3, उधर एडिशन जो चूंकि एक्सक्लूजन था, तो वो पॉइंट इन टोटली डिफरेंट है, उसका प्रेमाइज ही डिफरेंट है। नहीं, वो कैसे डिफरेंट मसला ये है कि इंक्लूजन यहाँ पे ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन 3 को इंक्लूड किया जाए बेंच में, जबकि उसमें ये डिसीजन होना था कि एक्सक्लूड किया जाए। लेकिन इनको क्यों बिठाया गया? मतलब बुनियादी सवाल तो यही है ना कि 3 हो या ना हो, यही बात मुनीर मलिक। असल में मसला ये है कि इसकी अहमियत इस वजह से है कि 3 जजेस जो हैं वो ऑलरेडी परसू है कि FBI में मामला भेजा गया है, ये गलत अननेसेसरी। अगर 2 जजेस सपोज, मतलब 6 में से अभी ये जो 6 बैठे हैं, इनमें से 2 जजेस जो हैं वो कह जाते हैं कि हाँ, जो अपने फैसले को रिव्यू कर लेते हैं, तो मेजॉरिटी जजमेंट हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? मतलब 3 ऑलरेडी परसू हैं, मतलब वो इस चीज़ को, और 2 ऑलरेडी मिल जाते हैं, 5 हो जाएंगे। तो वो फुल कोर्ट का फैसला कहलाएगा या ये फिर इस बेंच का वो कहलवाएगा? नहीं, मतलब नए सवाल नहीं पैदा होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि जो हालात हैं आज जो एक नई बात थी कि जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने बड़ा पहली दफ़ा, मतलब उन्होंने 2-3 दफ़ा जो है वो मतलब उन्होंने सवाल किए, ऑब्जर्वेशन दी। ये एक नई बात, उन्होंने यही कहा कि आपका जो मामला है ये है कि आप कहना चाह रही हैं कि जी 3 जजेस को बिठाया जाए, असल आपका ये पॉइंट है। उन्होंने कहा जी। इसके अलावा उन्होंने 1-2 और बातें की। तो मेरा ख्याल है कि असल जो बात यही आ रही है कि भाई अगर 2 जजेस हो जाते हैं, वो ही 2 तो फिर मसला ये है कि ये देखें, जो ये कहना चाह रहे हैं हसन साहब, मैं ज़रा दूसरी तरीके से कहता हूँ, लेकिन बात वही है कि अभी 6 मेंबर बेंच है ना, तो 3 अगर आते हैं तो 3 जजेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो माइनॉरिटी है, अभी 6 का मेजॉरिटी है। अगर सपोज ये अच्छे आर्गुमेंट्स, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स आते हैं, तो 7 में से 2 जजेस उधर चले जाते तो ये ओवर रूल हो जाएगा। वो जो पिछला ऑर्डर था ना, और उस ओवर रूल को 7 में पे सस्टेन कौन सा करेगा? आया सदर, वजीर आजम, और इसके हवाले से जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है, ARU के वाले से जो उन्होंने कहा है, तो फिर क्या आएगा क्या सामने? देखिए, इसमें चैलेंज सिर्फ ये हुआ है कि FBR को मामला भेजना। अच्छा, अगर 5 जजेस में काफी चीजें नहीं, मतलब यही है ना कि वो जो मेजॉरिटी जजमेंट है, अगर ये रिव्यू में 5 जजेस कह देते हैं कि वो जजमेंट को अपने को कर देते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया। मैं बात आपकी समझ आ गई। 2, 3, 5, 7 वाली कहानी आपकी मैं समझ गया, लेकिन वो कोई इतना नहीं है। ये बस हमारी में जो अहम बात जो है ना, जो कैच पॉइंट है वो ये है ना कि अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल चाहे
तो ऑन इट्स ओन सो मोटो भी ले सकते हैं, वो तो नहीं कर सकते ना ये आप। प्रॉब्लमेटिक है ना। ठीक हो गया, सही हो गया। तो बहुत शुक्रिया जनाब हसनात मलिक साहब और नासिर इकबाल साहब। तो जनाब ये जो कहानी है ये बेंचों के बनने की, टूटने की, इंक्लूजन की, एक्सक्लूजन की, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम देखते रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि जब जजेस के अपने मरात और उसका मामला था तो एक बेंच जो था वो पहले 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर बड़ा वो 12 भी हुआ। हुबारा बसेट केस के अंदर भी हमने देखा है कि वो बेंच रिव्यू के अंदर बड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो है बेंच जो है वो सुकड़ रहा है। तो सुकड़ते सुकड़ते यहाँ तक गया कि एक जज साहब रिटायर भी हो गए तो वो अब 6 का हो गया। तो सवाल ही हैं और जैसे जैसे ये सवाल चलते जाएंगे और ऊपर से जस्टिस मंसूर अली शाह की अभी तक तो ये बहस ही हो रही थी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट भी आ गई है। गो के वो माइनॉरिटी व्यू है 3 रुकनी बेंच के अंदर एक जज साहब का, लेकिन जुडिशल साइड के ऊपर बेंचेस की तश्कील के हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेंच की तश्कील और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रूल्स और उनका हवाला, और उनका कहना यही था कि डाइसेंटिंग नोट देने वाले जजेस को भी रिव्यू बेंच का हिस्सा होना चाहिए। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 दिन के बाद इस मामले के ऊपर दलाइल सुनने के बाद क्या करती है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।